बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा लेक्चर नंबर 2 का रिव्यू लूँगा। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाट एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व्ड इन इट। अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि हमने गिवन टाइम में अपनी प्रोडक्ट को बेटर से बेटर बनाना है। ठीक है, कि हमें एक प्रोजेक्ट मिला, उसके लिए इनफैक्ट कोई टाइम भी मिलेगा, तो उस टाइम में ही हमने अपनी प्रोडक्ट को कंप्लीट भी करना है और उसको बेहतर से बेहतर भी बनाना है। उसकी कुछ क्राइटेरिया था सक्सेस का, कि सबसे पहले था कि जब हम जो हमारा टाइम हमारे कस्टमर के साथ डिसाइड हुआ है उसी टाइम में उसको कंप्लीट करें, और जो हमने बजट बनाया था उसी बजट के अंदर भी उसको कंप्लीट किया जाए। कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको मीट किया जाए, और उसके बाद हम एक वेल फंक्शनिंग और अच्छा सॉफ्टवेयर बनाकर, मतलब अच्छा सिस्टम बनाकर, पूरा प्रोजेक्ट बनाकर कस्टमर के हवाले करें। उसके बाद इसमें एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी? मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, कि हम अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से बजट को, कॉस्ट को मैनेज किया जाएगा, किस तरह से टीम को मैनेज किया जाएगा, किस तरह से वर्क को मैनेज किया जाएगा, वो सारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ थी। उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग, कि हम अपना प्लान बनाते हैं कि हमने प्रोजेक्ट को किस तरह से कंप्लीट करना है, हम कौन से मेथड्स को यूज़ करते हुए, कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, कि हम शेड्यूल बना लेते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट टास्क में डिवाइड करते हैं और अपने पूरे जो हमारे टीम होती है उन टीम के डिफरेंट मेंबर्स में डिवाइड किया जाता है, और हर टीम को एक टास्क जो है वो दिया जाता है। ठीक है, मतलब हम शेड्यूल्स बना लेते हैं और एक टास्क दिया जाता है और हर टीम को उसका टाइम भी दिया जाता है कि इस टाइम में आपने इस टास्क को कंप्लीट करना है। रिस्क मैनेजमेंट, हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी रिस्क आ रहे होते हैं हम उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, मतलब हम जितने भी रिस्क हैं उनको एनालिसिस करेंगे और इस चीज़ को कोशिश करेंगे कि उन रिस्क का हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो असर है वो कम से कम हो। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसको शॉर्ट में SRC भी कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, और उसके बाद हमारा छोटा सा एक टॉपिक होगा फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है जी? अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट कैप्चर्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट हाउ द सिस्टम इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। कि इसमें हम ये बता रहे होते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर को, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें ये बताता है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करेगा। उसकी सारी डिस्क्रिप्शन जो है, उसकी सारी जो वर्किंग होगी, सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो उस हमारे डॉक्यूमेंट में होंगी। डॉक्यूमेंट में हम ब्रीफली उन सारी रिक्वायरमेंट्स को और सारी एक्सपेक्टेशंस को राइट करेंगे। इट इज़ यूजली साइंड ऑफ एट द एंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग फेज़, और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज़ के एंड पर हम इसको साइन करते हैं। ठीक है, मतलब जब हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर इसको साइन किया जाता है कि हमारा SRS जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक अच्छे SRS के कौन कौन से फीचर्स हैं? सबसे पहले करेक्टनेस, कि जो भी हम SRS बनाएं उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र होना चाहिए। SCRS जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, मतलब वो सारी जो हम एक अच्छे प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेशंस होती हैं उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने वाला हमारा SRS होना चाहिए। कंप्लीटनेस, कि हम सारी उसमें फंक्शनैलिटीज़ जो कि हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सारी उसमें ऐड होनी चाहिए। हम उसमें कितने कौन से कंस्ट्रेंट्स होंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, हमारे एक्सटर्नल इंटरफेसेस कौन से होंगे, डिज़ाइन क्या होगा, परफॉर्मेंस क्या होगा, सारी फंक्शनैलिटीज़ को हम उसमें ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, मतलब कंप्लीट होना चाहिए हर लिहाज से। कंसिस्टेंसी, उसमें वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और मतलब उसमें कोई भी इस तरह से चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि एक प्रोजेक्ट के लिए या एक सॉफ्टवेयर के लिए बेटर नहीं होती। ठीक है, वो एग्जांपल के तौर पर कि अगर एक प्रोग्रामर जो है
request to user input may called a prompt in one requirement and a queue in another requirement। कि हमारी एक रिक्वायरमेंट है उसमें हमें हमारा सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, प्रॉम्प्ट कर रहा है, और दूसरी में हमें क्या कर रहा है, क्यू कर रहा है। प्रॉम्प्ट से मुराद मतलब ये होता है कि वो इस चीज़ का वेट कर रहा है कि यूज़र जो है वो इनपुट करे। ठीक हो गया। और उसके बाद होता है जी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज़ एंड डिस्क्रिप्शन प्रमोट्स कंसिस्टेंसी, और हमारी जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उनका इस्तेमाल करें। और डिस्क्रिप्शन जो होती है, डिस्क्रिप्शंस मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब किया जाए। इससे हमारी कंसिस्टेंसी जो होती है वो इंक्रीज़ करती है। अनएम्बिगियसनेस, एम्बिगियस मतलब उसमें कोई जो है वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह की कोई मतलब चीज़ नहीं ऐड करनी चाहिए जो कि हमारे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स ना हो, या कोई ऐसी चीज़ की जो हमारे यूज़र के लिए मुश्किलात क्रिएट करे, इस तरह की कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद दिस जस्ट दैट ईच एलिमेंट इज़ यूनिकली इंटरप्रेटेड, के हर जो एलिमेंट है वो यूनिकली इंटरप्रेटेड होना चाहिए, कोई किसी पर डिपेंड जो है वो नहीं होना चाहिए। और इसको हम इस तरह से लिखें कि वो क्लियर और सिंपल हो, ताकि हमारा जो यूज़र है या हमारा जो कस्टमर है या कोई भी बंदा उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके। ठीक हो गया। मॉडिफिएबिलिटी सॉरी। तो इससे मुराद ये होता है कि अगर हम अपने उसमें चेंज करना चाहें तो वो इस तरह से हम लिखा होना चाहिए, इस तरह से हमारा SRC होना चाहिए कि हम टाइम के साथ साथ अपने सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकें, हम उसको मॉडिफाई कर सकें। ठीक है। उसमें ये मॉडिफिएबिलिटी की जो करैक्टरिस्टिक्स है ये होनी चाहिए। वेरीफिएबिलिटी की हम वेरीफाई कर सकें, अगर हम मतलब हम अपने सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को वेरिफिकेशन कर सकें, हम उसको चेक कर सकें कि जो हम इनपुट दे रहे हैं या आउटपुट आ रही है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। ठीक है। मतलब इस तरह की कोई भी जो वेरिफिकेशन है वो की जा सके, उसमें वेरीफिएबिलिटी की क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। ठीक हो गया। टेस्टेबिलिटी की हम अपने सिस्टम को टेस्ट भी कर सकें। ठीक है। SRA शुड बी रिटन इन सच अ मेथड दैट इज सिंपल जनरेट टेस्ट केसेस एंड टेस्ट प्लान्स फॉर द रिपोर्ट। कि रिपोर्ट के लिए टेस्ट हमें बताया कि हमने किस तरह से टेस्ट करना है और हमने किस तरह से मतलब टेस्ट के प्लान, ये सारी चीज़ें जो है उस रिपोर्ट में होनी चाहिए कि हम कौन सी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए अपने सिस्टम को टेस्ट करेंगे। ठीक है। अंडरस्टैंड बाय द कस्टमर, और जो कस्टमर है मतलब हमारा जो कस्टमर होगा वो इस रिपोर्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। मतलब हम इस तरह से उसको लिखें कि जो बंदा भी हमारे SRS को पढ़े वो उसको आसानी से समझ जाए। ठीक हो गया। उसके बाद द राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, और उसमें एब्स्ट्रैक्शन भी होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन होनी चाहिए। मतलब ये कि हम अपने जो सिस्टम है उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहिए। उसके बाद हमारा वो छोटा सा टॉपिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। These are statements of services that should provide how the system should react to particular इनपुट एंड हाउ द सिस्टम शुड बिहेव इन पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक हो गया। इसमें हम ये कर रहे हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारी बेसिकली वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो यूज़र ने हमसे कही हैं। हमने यूज़र ने हमें जो रिक्वायरमेंट्स बताई उन रिक्वायरमेंट्स को हम कहेंगे कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? रिक्वायरमेंट्स यूज़र की वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए वो हमारे पास आया था। ठीक है। मतलब अगर हमने सॉफ्टवेयर बनाना है तो उस सॉफ्टवेयर की में जो जो फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है उनको हम कहेंगे कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं। जो यूज़र हमसे कहेगा कि ये सपोज़ करें कि हम एक शॉप के लिए बनाने जा रहे हैं तो उसमें ये होना चाहिए कि उसमें प्लस माइनस होना चाहिए, डिवीजन होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन की फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए उनमें, अगर कोई हमने परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज होनी चाहिए, और उसमें जो मतलब बैकग्राउंड पर हम काम कर रहे होते हैं कि जो डाटा जो चीज़ें हमने सेल कर देते हैं वो माइनस हो जाती हैं। ठीक है। और इस तरह से कैश में खुद ही प्लस होता रहता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट जो यूज़र हमसे बताता है कि ये मेरे सॉफ्टवेयर में ये फंक्शनैलिटीज़ ऐड होनी चाहिए, तो उनको हम कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो यूज़र हमसे नहीं कह रहा। ठीक है। मतलब हमने यूज़र ने हमसे ये नहीं कहा कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए। यूज़र हमसे ये कभी नहीं कहेगा कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाएं वो मतलब एफिशिएंटली काम करना चाहिए, तेज़ काम करे, एफिशिएंट, और उसमें एरर नहीं होनी चाहिए। ये यूज़र हमसे नहीं कहता, ये हमें खुद पता होता है कि हमने इस तरह की क्वालिटी की चीज़ बनानी है कि जिसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो, उसकी स्पीड कभी कम ना हो,
ठीक है, वो स्पीडली काम करे और उसमें का जो आउटपुट है वो हमेशा दुरुस्त आए, उसकी जो सिक्योरिटी है वो इसमें ऐड होनी चाहिए। तो वो फंक्शनैलिटी जो यूज़र हमसे नहीं कह रहा हम, लेकिन हम खुद उस सिस्टम में चाहते हैं कि वो उसमें ऐड होनी चाहिए, तो उन फंक्शनैलिटीज़ को हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये ज़रा वहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ साथ लेक्चर्स को ज़रूर सुनते जाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।